गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज सोल्यूशन चैप्टर का हम लोग थर्ड लेक्चर लेकर आए हैं। आज हम लोग सोल्यूशन चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हम लोगों ने सोल्यूशन में क्या पढ़ा? सॉल्यूशंस। अभी तक सॉल्यूशंस में हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़े, कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़े, है ना। इसके अंतर्गत हम लोगों ने जाना मोलैरिटी किसे कहते हैं, मोलैलिटी किसे कहते हैं, नॉर्मेलिटी, पीपीएम, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना, इन सब के बारे में जाना और मोल फ्रैक्शन को भी समझना। अब टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे वेपर प्रेशर। तो जो वेपर प्रेशर है बच्चों, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसको जानने के लिए थोड़ा सा शुरुआत से चलते हैं, बेसिक से, जिससे आप इवेपोरेशन समझ पाए कि इवेपोरेशन किसे कहते हैं। तो हेडिंग लगाइए वेपर प्रेशर। हेडिंग लगाइए बच्चों वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है? भाप जिसे बोलते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक। कंटेनर में कोई लिक्विड भरा हुआ है, प्योर लिक्विड है, मतलब प्योर सॉल्वेंट भरा है। अभी उसमें हमने कुछ मिक्स नहीं किया है, प्योर सॉल्वेंट लिया है। प्योर सॉल्वेंट में वाटर, मान लीजिए सिर्फ वाटर है, तो उसके मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरह से होंगे, है ना। और क्योंकि प्योर लिया है तो उसके मॉलिक्यूल एक ही सॉल्वेंट है, तो प्योर के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि मूव कर रहे हैं। आप देखेंगे कुछ मॉलिक्यूल सरफेस पे आ गए हैं ऊपर की तरफ और कुछ नीचे हैं, ठीक। जो नीचे मॉलिक्यूल हैं इनको बोलते हैं बल्क मॉलिक्यूल, इनको बोलते हैं बल्क मॉलिक्यूल। और जो सरफेस पे हैं इनको बोलते हैं सरफेस मॉलिक्यूल, इनको बोलते हैं सरफेस मॉलिक्यूल। तो जो ये सरफेस मॉलिक्यूल है ये ऊपर की तरफ है, सरफेस पे आ रहे हैं। जब हम इसको गर्म करेंगे, हीट देंगे, जब हमने इसको हीट देना शुरू किया तो इसमें कुछ वेपर्स बनेंगे। ये वेपर्स किसके होंगे? सरफेस मॉलिक्यूल के होंगे, और जो आपका प्योर सॉल्वेंट आपने लिया है उसका होगा, ठीक है ना। तो ये वेपर्स ऊपर बाहर निकल रहे हैं। बल्क मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ नहीं आएंगे, जो सरफेस पे आएंगे, उन्हीं की वजह से वेपर प्रेशर बनेगा। बल्क मॉलिक्यूल ऊपर क्यों नहीं आते? क्योंकि इस पे चारों तरफ से, हर तरफ से इस पे प्रेशर लग रहा होता है, वो अपनी तरफ मॉलिक्यूल को खींचते हैं। अगर बगल वाले मॉलिक्यूल, नीचे वाला मॉलिक्यूल इनको अपनी तरफ खींचते हैं, तो ये नीचे की तरफ रहते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। जो मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ जा रहे हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? सरफेस एनर्जी भी बोलते हैं। सरफेस एनर्जी इतनी ज्यादा है कि सबसे लार्ज जगह के भी ऊपर की तरफ आ रहा होगा, मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तभी तो ये सबसे ऊपर आ पा रहे हैं। औरों से ऊपर तभी आ पाएंगे जब एनर्जी ज्यादा होगी। तो इस एनर्जी को हम लोग बोलेंगे सरफेस एनर्जी, और ये मॉलिक्यूल वेपर्स बनाएंगे। अब जब ये ओपन वेसल में हो रहा है तो क्या होगा? जैसे जैसे लिक्विड को गर्म करते जाएंगे, लिक्विड का वेट कम होता जाएगा। लिक्विड लॉस द वेट, लिक्विड का वेट कम हो जाएगा। क्यों? ऐसे भी आप देख लीजिए, मान लीजिए किचन में जाते हैं, पानी बॉईल करने को रखते हैं, वो बॉईल होता जा रहा है, होता जा रहा है, उसके ऊपर हमने कोई लिड नहीं लगा रखी है, कोई ढक्कन नहीं लगा रखा है, तो वेपर के रूप में पानी ऊपर निकलता जाएगा। थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि पानी कम हो गया। क्यों? क्योंकि वेपर्स के रूप में मैटर का लॉस हो रहा है। जब मैटर का लॉस होगा तो वेपर प्रेशर तो वहां इकट्ठे हो नहीं रहे, वो भी बाहर जा रहे हैं एटमॉस्फेयर में, क्योंकि ओपन वेसल है। तो यहाँ मैटर का लॉस हो रहा है।
अब यहाँ पर क्योंकि वेपर्स स्केप कर रहे हैं, ऊपर की ओर निकल रहे हैं, इसलिए इस केस की स्टडी जो है हम ओपन वेसल में नहीं करेंगे। अब हम एक दूसरा वेसल लेंगे जो कि क्लोज होगा, जिसमें मैटर का लॉस नहीं होगा, वेपर स्केप नहीं करेंगे। अब इसकी जगह हम ले लेते हैं वेपर प्रेशर। हमको इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि आगे जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लोडिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ेंगे वहां पर ये काम आएगा, तब आपको पता होना चाहिए वेपर प्रेशर किसे कहते हैं, इवेपोरेशन किसे कहते हैं। ठीक, हमने एक क्लोज वेसल ले लिया, यहाँ पर भी प्योर सॉल्वेंट भरा हुआ है, मान लीजिए सॉल्वेंट ए ही भरा हुआ है, तो इसके मॉलिक्यूल जो सरफेस के हैं वो ऊपर आएंगे, सेम वैसे ही नीचे जो होंगे वो बल्क मॉलिक्यूल होंगे। ठीक, इन पर भी प्रेशर लग रहा होगा तो ये ऊपर की तरफ नहीं आएंगे, सेम पोजीशन है। ये जो मॉलिक्यूल है ये वेपर बनाएंगे। अब की बार क्या होगा, मैटर का लॉस नहीं होगा। क्यों मैटर का लॉस क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि क्लोज कंटेनर है और वेपर्स जो है सारे इकट्ठे हो रहे हैं। यहाँ पर दो प्रक्रिया एक साथ होगी, यहाँ पर दो, एक तो वेपराइजेशन हो रहा है, दूसरा कंडेंसेशन भी हो रहा है। जो बूंदे ऊपर इकट्ठी हो रही हैं वो कंडेंस होकर नीचे आ रही हैं, तो यहाँ दो प्रक्रियाएं एक साथ हो रही हैं, इसीलिए मैटर का लॉस नहीं हो रहा है। मतलब लिक्विड से वेपर बन रहा है और वेपर से लिक्विड बन रहा है। जब वेपर से लिक्विड बनेगा तो उस प्रक्रिया को बोलेंगे कंडेंसेशन, और जब लिक्विड से वेपर बनेगा तो इसको क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन। क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन। और यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा आपका P0, मतलब प्योर सॉल्वेंट ऑफ ए। ये जो नॉट लगाते हैं, P0 का मतलब है कि प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर है। यहाँ कोई भी सल्यूट इसमें मिक्स नहीं किया गया है, दो सॉल्वेंट इसमें मिक्स नहीं किए गए हैं, ये प्योर सॉल्वेंट ए का वेपर प्रेशर है, इसको P0 से डिनोट करेंगे। यहाँ पे सोल्यूशन क्योंकि हमने ए लिया था, ए सोल्यूशन लिया था, इसलिए हमने PA0 ए लिख दिया है, और नॉट का मतलब है प्योर। इनके बीच में इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाएगा, वेपर से इकट्ठे होंगे, वापस कंडेंस करके लिक्विड, लिक्विड इवेपोरेट करके वेपर बनाएगा। यहाँ पर मैटर का लॉस नहीं हो रहा है, जितने वेपर्स ऊपर जा रहे हैं वापस कंडेंस होके नीचे ड्रॉपलेट्स जाएंगे, यहाँ ऊपर जाएंगे, यहाँ इकट्ठे होंगी ये बूंदे छोटी छोटी छोटी, और वापस आके यहाँ पे क्या करेंगे, इन्हीं ड्रॉपलेट्स को बना देंगे। ऊपर वेपर जाएंगे, इकट्ठे होंगे छोटे छोटे, और वापस आके यहाँ पर कंडेंस होके फिर से लिक्विड को बना देंगे। क्लियर हुआ? चलिए, इतनी बात समझ में आई। द प्रेशर ऑफ लिक्विड above the surface of the pressure of vapor above the surface of liquid, pressure of vapor above the surface of liquid is known as vapor pressure, is known as vapor pressure। और बच्चों at a given temperature, at a given temperature, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर मेंटेन रखेगा तो उतना ही होगा। अच्छा, आप सोचें कि वेपर प्रेशर क्या शेप और साइज पे भी डिपेंड करेगा? नहीं, शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। भाई बड़ा वो लेंगे तो पर यूनिट सरफेस एरिया भी तो बढ़ेगा, तो ज्यादा वेपर्स एक साथ निकलेंगे, छोटा होगा तो कम निकलेंगे तो देर तक निकलेंगे। तो ये शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करे। भाई लिक्विड आपका कैसा है, वॉलेटाइल है कि नॉन वॉलेटाइल है, या वॉलेटाइल है तो उसकी जो है बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसमें बॉन्ड कौन से हैं,
इन सब पे डिपेंड करेगा, लेकिन शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक, नोट कर लीजिए इतना। फैक्टर्स देखते हैं जिसपे ये डिपेंड करेगा और डिपेंड नहीं करेगा। नोट कर लिया। चलिए अब करते हैं हेडिंग फैक्टर्स। फैक्टर्स ले लेते हैं हम लोग। पहला है, अभी मैंने आपको बताया है, डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज ऑफ द वेसल। जिस कंटेनर में, वेसल या कंटेनर, जिस भी कंटेनर पे लिया गया है उसके शेप और साइज पे, स्पेलिंग शेप एंड साइज पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है। दूसरा, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंस। It depend upon nature of substance. नेचर ऑफ सब्सटेंस के लिए बच्चों एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। नेचर ऑफ सब्सटेंस के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। चलिए समझने के लिए, मान लीजिए एक प्योर सॉल्वेंट H2O लिया, वाटर है, और एक प्योर सॉल्वेंट इथाइल अल्कोहल लिया। इथाइल अल्कोहल को ऐसे लिखते हैं, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक, अब क्या करते हैं, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन आपको पता है कि वाटर में मॉलिक्यूल जो है चार हाइड्रोजन बॉन्ड उसके आसपास रहते हैं। एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधा हुआ है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब हम लोग इनऑर्गेनिक में पढ़ चुके हैं तो उसमें ये बताया गया है। और इथाइल अल्कोहल में भी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर एक मॉलिक्यूल 1 हाइड्रोजन बॉन्ड से बना हुआ है। खाली एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड तो बन रहा है, और यहाँ पर चार है। H2O देखिए, डबल बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड इधर, चार बॉन्ड से बंधा है। ये सिंगल बॉन्ड से बंधा हुआ है। तो इनमें मजबूत बंध से कौन बंधा हुआ है? H2O। इसमें इतना मजबूत बंध नहीं है। जब इसका बॉन्ड इतना मजबूत नहीं है तो जल्दी इवोपोरेट होगा ना। तो यहाँ पर कौन जल्दी इवोपोरेट होगा? C2H5OH। नेचर ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का नेचर कैसा है, कौन जल्दी इवोपोरेट होगा, उस पर डिपेंड करेगा। चलो ये तो हमने अलग अलग लिए एग्जाम्पल। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। हाँ चलिए, इथाइल अल्कोहल आपने लिया था, एक ये ले लिया, फिर हमने लिया CH2OH, CH2OH। क्या नाम है इसका बच्चों? ग्लाइकॉल। ये इथाइल अल्कोहल, ये ग्लाइकॉल। सब 11th-12th में पढ़ के आए हैं और अभी भी पढ़ेंगे आप। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में जब मूव करेंगे तो ऑर्गेनिक में सब पढ़ेंगे, अल्कोहल में ये ग्लाइकॉल। और तीसरा एग्जाम्पल ले लें हम, तीसरा एग्जाम्पल हम किसका ले लें? अल्कोहल लिया हमने, और ग्लिसरॉल का ले लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल ग्लिसरॉल लिया हमने, CH2OH, CHOH और CH2OH।
तो यहाँ देख रहे हैं एक हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सबसे जल्दी इवोपोरेट कौन सा होगा? ये, फिर ये और फिर ये ग्लाइकॉल है और ये ग्लिसरॉल है। तो सबसे पहले इवोपोरेट इथाइल अल्कोहल, फिर ग्लाइकॉल, फिर ग्लिसरॉल। तो डिपेंड करेगा नेचर पे, उस पे बॉन्डिंग कैसी है। समझ में आया? तीसरी प्रॉपर्टी, पहला था शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरा है नेचर ऑफ कंपाउंड जो आपने लिया है या जो आपने जो भी रिएक्टेंट लिया है उस पे डिपेंड करेगा। और थर्ड है इसमें सब्सटेंस वॉलेटाइल है या नॉन वॉलेटाइल है। तीसरा फैक्टर है सब्सटेंस जो है 2 तरह के होते हैं, एक वॉलेटाइल होते हैं, एक नॉन वॉलेटाइल। सब्सटेंस कैसा लिया है आपने? वॉलेटाइल लिया है या नॉन वॉलेटाइल? ठीक, नॉन वॉलेटाइल में बच्चों एग्जाम्पल आपके आते हैं यूरिया। बार बार ये एग्जाम्पल आएंगे, अभी हम न्यूमेरिकल आगे जब करेंगे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो बार बार ये नाम आएगा। दूसरा ग्लूकोज C6H12O6, शुगर C12H22O11। इनके आपको मॉलिक्यूलर वेट भी ज्ञात होने चाहिए, हमको निकालना आना चाहिए। इसका 60 होता है, मैं लिखे दे रही हूं। इसका 180 होता है, इसका 340। मॉलिक्यूलर वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं बता देते हैं एक बार। अमोनिया नाइट्रोजन का 14, तो यहाँ 2 नाइट्रोजन है इंटू 2। हाइड्रोजन का 4 नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन 4 + 1। कार्बन का 12 + 16, 14 दूनी 28 + 4 + 12 + 16, 16 और 16 32, 32 और 20 52 और 8 60। समझ में आया कैसे निकालते हैं? इसी प्रकार ग्लूकोज का निकाल लेंगे। 12 × 6 + 12 × 1 + 16 × 6 = 180। इसका लिख दो 60। इसका निकालना हो 12 × 12 + 22 × 1 + 11 × 16 = 342। इस तरह से निकालिए, आपको याद होने चाहिए क्योंकि अभी न्यूमेरिकल्स आगे आएंगे तो मॉलिक्यूलर वेट निकालना आपको आना चाहिए। जो कॉमन बार बार आते हैं उनके तो याद ही कर लीजिए, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा तो कैसे निकालोगे? इसी से निकाल पाओगे ना। अब जो वॉलेटाइल आते हैं वो क्या है हमारे? वाटर, जो बार बार यूज होंगे। वाटर, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, ईथर, हाँ बेंजीन C6H6, टोल्यूइन C6H5CH3 और बहुत सारे हैं ऐसे। एसिटिक एसिड भी आता है। और फिर जो आएंगे तो वो हम लोग लिखते जाएंगे। जो कॉमन है वो मैंने आपको बता दिए। तो सब्सटेंस वॉलेटाइल है कि नॉन वॉलेटाइल है इस पे भी डिपेंड करेगा। और दूसरी बात, आखिरी फैक्टर है टेम्परेचर। आखिरी फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ता है, जनरली बढ़ता है। आपने देखा होगा जब किचन में जाते ही हैं अक्सर, टेम्परेचर बढ़ता है तो इवोपोरेशन बढ़ता है। इवोपोरेशन बढ़ेगा, जब इवोपोरेशन बढ़ेगा तो क्या होगा बच्चों? वेपर प्रेशर भी, वेपर बढ़ेंगे, और जब वेपर बढ़ेंगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। क्लियर? जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो इवोपोरेशन बढ़ेगा, इवोपोरेशन बढ़ेगा तो वेपर्स बढ़ेंगे, वेपर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। जनरल केस में यही होता है, 99% केस में यही होता है। और यहाँ स्टडी हम 99% केस की ही कर रहे हैं। ठीक,
यहां तक क्लियर हुआ। अब अगर हम एक ग्राफ बनाएं, अगर यहाँ एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर ले लें और वाई एक्सिस पे हमने वेपर प्रेशर लिया, तो क्या होगा बच्चों? इंक्रीज। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, डायरेक्टली ऐसा नहीं कि जितना टेम्परेचर बढ़ता है उतना वेपर प्रेशर बढ़ता है, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं कह सकते। हाँ, ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है जनरली वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है। तो ये इसका ग्राफ आता है। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आते हैं हम लोग। अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा रूल पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? राउल्स लॉ। क्या नाम है उसका? राउल्स लॉ। तो हेडिंग लगाइए। राउल्स लॉ पढ़ने के लिए पहले फैक्ट देख लें। देखिए, राउल्स लॉ बहुत फेमस नियम है। राउल्स लॉ हेडिंग लगा लीजिए। पहले लिख लीजिए, फिर इसका मतलब क्या है वो मैं समझाऊं। इन ए सोल्यूशन, इसकी डेफिनेशन लिखिए। इन ए सोल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, the partial vapor pressure of each component, each component मतलब कि हमने दो लिए होंगे तभी हम each component बोल रहे हैं, is directly proportional to the mole fraction of the component. Mole fraction of the component. ठीक है, ये है आपका राउल्स लॉ। इसका मतलब समझते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं। मोल फ्रैक्शन आपको पता ही है बच्चों, पिछले ही लेक्चर में मोल फ्रैक्शन के बारे में डिटेल से चर्चा कर चुके हैं हम लोग। ठीक, अब आते हैं, इन्होंने कहा चलो हमने दो कंटेनर ले लिए, ऑब्वियसली बंद होंगे कंटेनर क्योंकि हमको वेपर प्रेशर निकालना है तो कंटेनर बंद होने चाहिए। ठीक, एक में हमने लिक्विड लिया ए, प्योर लिक्विड है ए, प्योर सॉल्वेंट ए लिया। यहां पर प्योर सॉल्वेंट हमने बी लिया। ये बी के मॉलिक्यूल, ये ए के मॉलिक्यूल। ठीक, अब ये बी और ए है, इसमें जो वेपर्स निकलेंगे वो प्योर ए के होंगे। हमने पहले भी बताया है पी नॉट का मतलब प्योर सोल्यूशन, अगर नॉट लग गया है तो प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूशन, पी नॉट ए, और इसके वेपर प्रेशर हो जाएंगे पी नॉट बी। इसका हो गया पी नॉट ए और उसका हो गया पी नॉट बी। अब क्या किया, इन दोनों सोल्यूशन को हमने मिक्स कर दिया, एक कंटेनर बनाया जिसमें लिक्विड भरा है, जिसमें मॉलिक्यूल्स ए और बी दोनों के ही होंगे। ऐसे ही ए और बी दोनों के ही होंगे। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स इसमें भरे हुए हैं। ये है प्योर लिक्विड ए, ये है प्योर लिक्विड
बी। यहां पर है लिक्विड ए एंड बी दोनों है, और जो यहाँ पे प्रेशर निकलेगा वो क्या होगा, P नॉट A प्लस P नॉट B, दोनों का ही होगा यहाँ पे जो निकल रहा है। और यहाँ पर अब P नॉट नहीं लगेगा क्योंकि अब ये प्योर नहीं है। नॉट तब तक लगा रहे थे जब तक ये प्योर ए प्योर बी था, अब मिक्स हो गया है तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। जब कोई चीज बहुत ज्यादा होती है तो उसमें हम पार्ट निकालते हैं, एक उसमें अगर हम दाल चावल दोनों मिक्स करते हैं तो हम उसमें पार्ट निकालते हैं, पार्ट ऑफ ए एंड पार्ट ऑफ दाल एंड पार्ट ऑफ चावल। तो यहाँ पार्शियल जो प्रेशर है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अब यहाँ पे नॉट नहीं लगेगा क्योंकि प्योर नहीं है, सॉल्वेंट हमारा प्योर नहीं है, वो मिक्स हो चुका है। तो ये अंतर समझ लीजिए क्योंकि ये टर्म बार बार आएंगे। P इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर और P नॉट आपका प्योर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना, प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर P नॉट और पार्शियल प्रेशर आपका प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यहाँ पे प्योर लगाएंगे, प्योर सॉल्वेंट। तो बच्चों राउल्स लॉ में हमने क्या देखा, प्योर लिक्विड ए लिया है, प्योर लिक्विड बी लिया, दोनों ही वॉलेटाइल हैं। यहाँ पर हम दोनों ही वॉलेटाइल ले रहे हैं, दोनों को मिक्स किया तो सोल्यूशन बना जहां पर वेपर प्रेशर ऑफ ए और वेपर प्रेशर ऑफ बी दोनों के आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी लेंगे, नॉट जहां पे लगा देते हैं वहां पर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हम लोग कंसीडर करते हैं। अच्छा, राउल्स लॉ में उन्होंने कहा कि पार्शियल वेपर प्रेशर मतलब P ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। इसका क्या मतलब हुआ, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। इसका मतलब ये हुआ, ये कह रहे हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जाई ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जाई बी। या हम पी नॉट प्योर की बात नहीं कर रहे हैं। अब अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू के जाई ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन दे दिया हमने के जाई डी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, यही बात राउल्स लॉ में उन्होंने कही है। डेफिनेशन लिखी है आपके पास, देखिए उन्होंने कहा है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ठीक, अब अगर हमसे कोई पूछे के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, के की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग बच्चों, के की वैल्यू निकालना है तो हम क्या मान लें, अब हम मान लें सबसे पहले हम इसकी निकालें नंबर 1 कंडीशन की। तो नंबर 1 कंडीशन में क्या है, कंसीडर प्योर सॉल्वेंट ए। अगर हम प्योर सॉल्वेंट ए लें तो वहां क्या होगा, प्योर सॉल्वेंट ए अगर हम लोग ले लें तो वहां जाई ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और जाई बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि जहां प्योर सॉल्वेंट ए है वहां पर बी का कंपोनेंट बिल्कुल भी नहीं होगा, तभी तो वो प्योर सॉल्वेंट होगा, है ना। तो जाई ए इज इक्वल टू 1, तो पी ए इज इक्वल टू
जब जाई A1 है K इंटू 1, तो पी ए इज इक्वल टू के बराबर आ गया, पी ए इज इक्वल टू के बराबर आ गया। और क्यों? क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट के बराबर है, तो मतलब पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पी ए नॉट के बराबर आ जाएगा, है ना। ठीक, ऐसा ही हम दूसरी कंडीशन ले रहे, जहां पर हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकालना है हमको। ये ए था, अब हम बी का निकाल ले। फिर यही करें यहां पर भी, क्योंकि पी बी बराबर के एक्स माना है यहाँ पर। अब हम मान ले यहाँ पर एक्स बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और जाई ए इज इक्वल टू 0, क्योंकि पूरा का पूरा सोल्यूशन हम मान रहे हैं प्योर सॉल्वेंट बी का। ठीक, तो पी ए नॉट इज इक्वल टू के इंटू 1, है ना। बी का कंपोनेंट ए बिल्कुल 0 हो गया, तो पी ए नॉट बी इज इक्वल टू के। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं के की वैल्यू हमने यही निकाली है, पी नॉट बी इज इक्वल टू पी। जब ये के है तो इसको पी लिखते हैं, तो हम यहाँ पे इस जगह पे ये वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू जाई ए, और पी बी मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट इंटू जाई ए, और पी बी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बी इंटू जाई बी। ठीक, आ गया। अब इस पर आधारित जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ये आपको और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मोल फ्रैक्शन को थोड़ा सा याद दिला दूं, मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं। ये तो आपका इसका रूल आ गया, मोल फ्रैक्शन हम लोग आगे देखेंगे। अब हमको पी टोटल अगर निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जितने भी कंपोनेंट होंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, और जितने भी कंपोनेंट होंगे उनको जोड़ते जाएंगे तो हमारा पी टोटल आ जाएगा, तो हमारा पी टोटल आ जाएगा। ठीक, और ये है हमारा डॉल्टन्स लॉ। ये हम फर्स्ट ईयर में गैस लॉ में भी पढ़कर आए हैं, बीएससी पार्ट 1 में गैस लॉ में भी इसको हम लोग पढ़कर आए हैं। तो आज आपने राउल्स लॉ देखा, पार्शियल प्रेशर देखा, प्योर वेपर प्रेशर देखा और वेपर प्रेशर भी देखा। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और इसका ग्राफ भी देखेंगे। हैव अ नाइस डे बच्चों, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए।